हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री में। और इस चैप्टर में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोष यानी कि डिफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो आंकिक प्रश्न का अध्याय है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है उप सह संयोजन संख्या। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है कि अगर एकक सेल में कोई परमाणु है, कोई एटम है यूनिट सेल में, और उस एटम से जितने नजदीकी परमाणु जुड़े होते हैं, मान लीजिए हम ये वाले एटम की बात कर रहे हैं और इस एटम से आपका 1 2 3 परमाणु डायरेक्ट तौर पे जुड़ा हुआ है। ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला नहीं जुड़ा हुआ है। इस बीच वाले एटम से 1 2 3 परमाणु डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इस वाले एटम की उपसह संयोजन संख्या होगी 3। अब जो अगर हम लोग इस वाले की बात करें तो इससे केवल 2 ही जुड़े हुए हैं, तो इस वाले एटम की उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 2। परिभाषा है कि किसी परमाणु से नजदीकी या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े परमाणुओं की संख्या को ही उस परमाणु की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। The total number of neighboring atoms of any atom that is known as the coordination number। नाइबरिंग एटम मतलब पड़ोसी परमाणुओं की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो ये आज का हमारा पहला हेडिंग था, उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने बहुत ही सिंपल सी चीजों में बताया कि अगर कोई परमाणु से जितने परमाणु सीधे जुड़े हों, जैसे अगर हम चाहें तो एक और जोड़ दिए यहाँ पर, तो अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ करके कितनी हो गई? 1 2 3 4। बात समझ में आ रही? तो किसी परमाणु से जुड़े नजदीकी परमाणुओं की कुल संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में द टोटल नंबर्स ऑफ नाइबरिंग एटम्स इज नोन एज कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ दैट एटम्स। क्लियर है? अब इसके बाद जो अगला हमारा छोटा टॉपिक आता है उसका नाम है एकक सेल का घनत्व। एकक सेल का घनत्व, इंग्लिश में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एकक सेल का घनत्व क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। आपने यह सूत्र जाना होगा कि घनत्व बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है एकक सेल का घनत्व। तो एकक सेल का घनत्व का मतलब हो गया एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। बस समझ में आ रही है? अगर कोई पूछे एकक सेल का घनत्व क्या है, तो आप कहेंगे एकक सेल का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज अ रेशियो ऑफ देयर मास एंड वॉल्यूम। बात क्लियर है? एकक सेल का घनत्व उस एकक सेल के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। लेकिन इसका एक सूत्र होता है जिसको हम लोग डेराइव करते हैं, और वो अभी हम आपको बताने भी जा रहे हैं। लेकिन अभी आप सिंपल सी हेडिंग समझिए कि एकक सेल का घनत्व क्या होता है? एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो एकक सेल होता है वह एक घन के आकार का होता है, क्यूब के आकार का होता है, शेप का होता है। और घन की जो भुजा होती है, किनारा होता है, उसको हमने ए से माना है। तो एकक सेल का जो घनत्व होगा
उसको निकालने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम। और घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र क्लास 7th 8th वगैरह में आप पढ़े होंगे, a क्यूब होता है, a के घाते 3। बात समझ में आ रही है। और एकक सेल में कुल परमाणुओं की संख्या को किससे लिखते हैं, कुल परमाणु की संख्या को z से लिखते हैं। तो इसी के सहायता से हमारा एक सूत्र बनता है, घनत्व बराबर रो जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। ध्यान से देखिए, इस पे न्यूमेरिकल है आपके 2 नंबर का। एकक सेल का घनत्व क्या है, एकक सेल का द्रव्यमान बटे एकक सेल का आयतन। आयतन चूंकि आप जानते हैं क्योंकि यह क्यूब है तो आयतन का फार्मूला ए क्यूब होगा। वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो एक सूत्र बन करके आएगा, रो इज इक्वल टू जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। यहाँ पे आपको एक एक चीज जाननी चाहिए कि ये जो जेड है वह है कुल परमाणुओं की संख्या। आपको हमने पढ़ाया था कि अगर एफसीसी होता है तो उसमें कुल 4 परमाणु होते हैं, हमने निकाल करके भी दिखाया था। बीसीसी होता है तो उसमें 2 होते हैं, ईसीसी में भी 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। तो ये जेड का मतलब है परमाणुओं की संख्या, जो कि आपको हमने पहले बताई। एम का मतलब होता है द्रव्यमान। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोने में सोडियम के परमाणु रखें तो सोडियम का अणुभार कितना होगा, 23 होगा। अगर क्लोरीन के रखें तो क्लोरीन का भार कितना होता है, 35.5 होता है एटॉमिक मास। अगर हाइड्रोजन रखा है तो हाइड्रोजन का 1 होगा। एल्युमिनियम रखा है तो एल्युमिनियम का 26 होता है, ये सब आपने 11th में सीखा होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो आपके सवाल में कहा जाएगा कि कौन सा परमाणु रखा गया है। इसके अलावा ए क्यूब तो आयतन होता है, जिसमें ए क्या है, किनारा होता है, साइड की लंबाई होती है। आपने अगर 9th वगैरह में मैथ लगाया हो तो मैथ में सवाल आता था कि एक घन की भुजा यानी कि साइड 4 सेंटीमीटर है तो आयतन बताइए, तो आप 4 का क्यूब करते थे तो 64 आंसर आता था। वैसे ही यहाँ पर आपको साइड यानी कि भुजा बता दी जाएगी तो आयतन ज्ञात करने के लिए आप उसका क्या करोगे, ए क्यूब करोगे। और ये जो एन ए है ये नई संख्या है, इसे भी आप लोग वैसे तो छोटे क्लास में जानते हो, एन ए को अवगाद्रो संख्या कहते हैं, इंग्लिश में अवगाद्रो नंबर। और इस एन ए की जो वैल्यू होती है 6.022 गुणे 10 के घाते 23। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा सूत्र है घनत्व का। घनत्व का सूत्र क्या है, रो इज इक्वल टू जेड एम ए क्यूब बाई एन ए। और इस सूत्र पे आपके कई सारे न्यूमेरिकल हैं, आप एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो इस चैप्टर में इस सूत्र पर कई छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी होंगे जिनको आप लगाइएगा, और जो उसमें से डाउट होगा वो आप हमसे पूछेगा। तो जो हमारी आज की दूसरी हेडिंग थी वह थी एकक सेल का घनत्व। हमने इसमें बताया कि जो एकक सेल का घनत्व है वह एकक सेल के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। मास ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का जो रेशियो होता है उसे ही डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। इसका जो सूत्र निकल करके आता है वह आता है रो इज इक्वल टू जेड एम अपान ए क्यूब एन ए। यहाँ पर जेड परमाणुओं की संख्या होती है, एम परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। जैसे अगर क्लोरीन है तो 35.5 होगा, फ्लोरीन है सवाल में दिया रहेगा। ए जो है वो आयतन होता है ए क्यूब, और ए जो है वो किनारे की लंबाई होती है घन की, ये भी आपको सवाल में मिलेगी। और एन ए जो है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अवगाद्रो संख्या होता है और इसकी वैल्यू 6.022 गुणे 10 के घाते 23 होती है। तो यह आप इतना याद रखेंगे। अब इसका हम लोग इसमें कुछ नई चीज़ें भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, जैसे 1 पिकोमीटर बराबर 10 के घाते -12 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, ये सब जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर नापने की इकाई होता है ना, वैसे ही 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के घाते -10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घाते -9 मीटर होता है। ये सारी चीज़ें इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे कि पिकोमीटर, अच्छा कहीं कहीं इसको मीटर में बदलने के लिए इसका 10 के घाते -10 सेंटीमीटर होता है,
10 के आते -8 सेंटीमीटर होता है और 10 के आते -7 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 के घाते -12। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। यह इसकी वैल्यूज होती हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल हेल्प करने में मदद करेंगी। हम एक आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल भी बताते हैं इस फार्मूले पे। फार्मूला क्या है आपका? रो इज इक्वल टू ZM/A³ आपसे सवाल कहेगा कि एक एकक सेल, एक FCC एकक सेल के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसका द्रव्यमान 6.022 × 10 के घाते 23 ग्राम है, तो घनत्व ज्ञात करिए। इंग्लिश में सुन लीजिए। एन FCC यूनिट सेल हैव एज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ एटम इज 6.022 × 10⁻23। फाइंड डेंसिटी। तो देखिए इन चारों चीज में कोई एक चीज गायब करता है और वही आपसे पूछ निकालने को कहता है। आप एग्जाम्पल में देखिएगा कई छोटे छोटे सवाल इसी पर हैं। इन चारों में आपको 1 2 3 दे देगा, कोई एक गायब कर देगा और आपसे सवाल में वही निकालने को पूछेगा। तो आप जब ऐसा सवाल देखें तो ये चारों वैल्यू आपको लिखना आना चाहिए। आप सवाल देख लीजिए और देखिए सबसे पहले जेड, सवाल को पढ़ करके जेड कैसे निकालेंगे। तो सवाल में यूनिट सेल बताया, कौन सा यूनिट सेल है? FCC। FCC है तो FCC में कुल परमाणुओं की संख्या जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4। पहले ही बताया हुआ है। FCC में 4, BCC में 2, ECC में 2 और साधारण में 1। फिर किनारों की लंबाई दी है। किनारों की लंबाई यानी कि एज लेंथ, एज लेंथ कितना होगा आपका? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल। इसके बाद देखिए m, द्रव्यमान भी, मास भी दिया हुआ है सवाल में 6.022 × 10⁻23। जब सवाल आप देखिए तुरंत ऐसे फार्मूले को ध्यान में रख करके जो जो वैल्यू आपको चाहिए वो लिख लीजिए। अब देखिए फार्मूले में z हमको मिल गया, m मिल गया, a मिल गया, Na की वैल्यू तो फिक्स होती है 6.022 × 10⁻23 और रो की वैल्यू नहीं दिया है तो रो निकालना है। सवाल देख करके सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए। इसको लिख लेने से सवाल को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। और सारे वैल्यूज को फार्मूले में रख दीजिए। 4, m की वैल्यू 6.022 × 10⁻23, फिर A³ की वैल्यू 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब आप जानते ही हैं 1000 होता है। और Na की वैल्यू भी रख दीजिए। 10 के पावर 23 से 10 का पावर 23 कैंसिल हो गया, 6.022 से 6.022 कैंसिल हो गया। रो की वैल्यू आई 4/1000, यानी कि अगर इसको आप लिखे तो 4 × 10⁻³ और घनत्व का मात्रक जो होगा यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि किनारा अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा। अगर किनारे की लंबाई मीटर में दिया हो तो मीटर क्यूब लिखेगा। अगर किनारे की लंबाई नैनोमीटर में दिया हो तो नैनोमीटर क्यूब लिखेगा। मतलब जिसमें ए की वैल्यू दी होगी वही यहाँ पर क्यूब कर देना, बाकी यहाँ ग्राम फिक्स रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका न्यूमेरिकल है और इससे जुड़े हुए 3-4 न्यूमेरिकल आपके कोर्स में है, जिसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर में आपके बहुत बार पूछे गए हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। इसलिए बहुत साधारण सा फार्मूला है, रो इक्वल टू ZM/A³ Na। जेड परमाणुओं की संख्या, m मास, a के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि किनारों की लंबाई, और Na आपका क्या है 6.022 × 10⁻23। तो ये आपका टॉपिक हो गया। 2 टॉपिक हमने पढ़ाया। पहला पढ़ाया उपसर संयोजन संख्या, दूसरा पढ़ाया हमने आपको
घनत्व डेंसिटी के बारे में। और दोनों आप एक बार सवाल जरूर देखिएगा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वह है संकुलन। संकुलन इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग। देखिए, पैकिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक पे आपके बोर्ड एग्जाम में तो प्रश्न बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन आपके कोर्स में है और इसलिए आपको यह पढ़ना भी जरूरी होना चाहिए कि ये पैकिंग होता क्या है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो कुछ सामान साथ में रखते हैं और उस सामान को एक बैग के अंदर रखते हैं। उसी को आप कहते हैं ना पैकिंग करने जा रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं तो पैकिंग करने जा रहे हैं, या हम घूमने जा रहे हैं तो पैकिंग करने जा रहे हैं। तो पैकिंग में करते क्या है आप जो कपड़े हैं या जो आपका ज़रूरत का सामान है उसको एक जगह पर भरते हैं। उसी प्रकार से ठोसों में भी पैकिंग होती है। ठोसों में क्या करते हैं कि जो आपका एकक सेल है, एकक सेल के अंदर परमाणुओं को भरा जाता है। ऐसा भरा जाता है कि उनके बीच में जगह न बच सके। जितना अगर परमाणु भर सकते हैं उसमें अधिक से अधिक परमाणु भरेंगे। जैसे आप एक राड देखिए लोहे की, और एक उसी के बगल में एक और राड। आप देखिएगा एक का वजन कम होगा, एक का वजन ज़्यादा होगा। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिएगा कि यह वाली जो राड है जिसका वजन कम है उसमें पैकिंग कम की गई है, परमाणुओं को जबरदस्ती अंदर भरा नहीं गया है। और वहीं जो दूसरा वाला राड है इसमें परमाणुओं को खूब ज़्यादा इकट्ठा किया गया, गर्म करके और अधिक से अधिक परमाणु, इसीलिए दोनों का शेप सेम है लेकिन क्वालिटी अलग है। आप देखते होंगे जब आप लोहे का सामान लेने आते होंगे तो वही चादर की अलमारी वही रहेगी, लेकिन छू करके देखेंगे तो एक चादर दब जाएगी और एक चादर क्या होगी, मजबूत होगी, कठोर होगी। क्या तो उसमें क्या अंतर है? उसकी पैकिंग अच्छी है, उसके अंदर परमाणुओं को अधिक से अधिक मात्रा में भरा गया। तो ठोसों के अंदर घटक कणों को रखना ही संकुलन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एटम्स इन अ यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग। बात समझ में आ रही है? पैकिंग क्या है? किसी भी ठोस के अंदर परमाणुओं को भरना पैकिंग कहलाता है। और पैकिंग आपको हम कई सारी जगहों पे बताएंगे, मतलब एक विमा में पैकिंग, 1 डायमेंशन में पैकिंग, 2 डायमेंशन में पैकिंग और 3 डायमेंशन में पैकिंग। आपके कोर्स में 3 है। एक विमा में जो संकुलन होता है, 2 विमा में संकुलन होता है और 3 विमा में संकुलन होता है। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे या बुक वगैरह में देखेंगे तो लगभग 2-3 पेज में उसको बताया गया है। और पूरा आप पढ़ने के बाद भी निष्कर्ष यही निकलेगा कि पैकिंग का मतलब क्या है, किसी एकक सेल में परमाणुओं को भरना। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो बैग के अंदर क्या करते हैं, थोड़ी सी भी जगह बचने नहीं देते, अधिक से अधिक सामान को बैग में रख देते हैं ताकि सारा सामान सुव्यवस्थित वहाँ तक पहुँच सके। उसी प्रकार से परमाणुओं को एकक सेल यानी कि यूनिट सेल के अंदर भरा जाता है। इस प्रक्रिया को संकुलन या पैकिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब पैकिंग के बारे में अच्छे से कल हम बताएंगे। आज के लिए इतना है।